नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम मेरठ और मुरादनगर के बीच में मौजूद हैं। राहुल गांधी की जो पदयात्रा चल रही है, किसान यात्रा, वो अपने 30 दिन के अंतिम चरण में पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी शुरू हुई है। ये जो रैलियों की तस्वीर आप देख रहे हैं और इस गाड़ी में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, जो एसपीजी वाली गाड़ी है, अभी ये शुरू हुई है। अभी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी यात्रा शुरू होनी है। मायावती ने अपनी रैली शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री की दशहरा पर रैली होने वाली है। रक्षा मंत्री आगरा में स्वागत समारोह के लिए गए हैं। अभी जो भी आप देख रहे हैं वो एक पारंपरिक तरीका देख रहे हैं जनसंपर्क का, लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में इस बार ऐसा चुनाव आपने कभी नहीं देखा होगा, जो प्रचार तंत्र और प्रोपेगेंडा इस कदर हावी होगा कि एक मतदाता के लिए तय करना मुश्किल हो जाएगा कि वो किसे अपना समर्थन चुने। लेकिन बात हम राहुल गांधी की करना चाहते हैं कि वो इस वक्त यूपी में 30 दिनों से घूमकर क्या हासिल कर पाए। क्या वो अपनी पार्टी को लोगों तक ले गए, चर्चा में ले आए। दोनों तरफ से राहुल गांधी को देखें तो पार्टी को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और खुद को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस की हालत हुई है। दिलचस्प बात यह है कि इस नेता ने वो जमीन चुनी है जहां पर उसकी पार्टी और उसका भी खुद का वजूद लगभग शून्य की स्थिति में पहुंच गया है। तो ऐसे जगह का चुनाव जहां आप बिल्कुल ना हो, वो बताता है कि शायद आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा कुछ होगा जो आप चाहते हैं। इतिहास यही रहा है कि कांग्रेस जहां से भी साफ हुई है वहां पर अभी तक कहीं खड़ी होकर साबित नहीं कर सकी है। तो ये कांग्रेस का इतिहास है। इसलिए ये गाड़ियां और जो काफिले हैं, इनको देखकर ये तस्वीरें बहुत अच्छी बनती हैं हर रैलियों की, लेकिन मेरी थोड़ी आशंका, मेरे सवाल गहरे हो जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल अपने आप में सत्ता प्रतिष्ठान हैं और हर राजनीतिक दल के पास अब ऐसी गाड़ियों की भरमार है, ऐसे कार्यकर्ता हैं। सवाल है कि जनता है कि नहीं है। एक तस्वीर हमें दिखी दिल्ली से इस तरफ आते समय, वो बीजेपी का बड़ा सा पोस्टर लगा है और कांग्रेसियों ने उस पर राहुल गांधी का पोस्टर लगा दिया। हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस के पोस्टर ने लगभग पूरा कवर कर लिया, लेकिन मोदी जी को छोड़ दिया है, प्रधानमंत्री को। तो ये भी हम देखेंगे कि क्या यूपी की लड़ाई में या आने वाले लोकसभा चुनाव की लड़ाई में राहुल की ये मेहनत कांग्रेस को इतनी जमीन दिला पाएगी कि सिर्फ मोदी जी रह जाएं और कांग्रेस इतना 2/3 हिस्सा कवर कर ले जो इस पोस्टर में आप देख रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जो कांग्रेस कवर करते हैं, उमा शंकर सिंह भी हैं इस यात्रा में, वो भी लोगों से बात करेंगे और हम भी देखेंगे कि ये कार्यकर्ताओं का उत्साह और जलवा दिख रहा है या राहुल गांधी लोगों से भी अपना संपर्क बना रहे हैं। भाइयों बहनों, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। ये यात्रा हमने देवरिया से दिल्ली किसान की मदद करने के लिए की थी। हमारे 3 मांगे हैं: किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और किसान को सही दाम मिले, समर्थन मूल्य मिले। आप यहाँ आए, आप हमारे साथ अब दिल्ली चलिए, मोदी जी पे थोड़ा दबाव डालते हैं और किसान का कर्जा माफ करवाते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। ये तो बहुत कम बोले जी, बहुत कम बोले राहुल गांधी हैं? और बोलना चाहिए उनको, नहीं? खूब बोलना चाहिए था। खूब बोलना चाहिए था। हाँ, खूब बोलना चाहिए था। तो आप कितनी देर से खड़े थे उनको सुनने के लिए? हाँ, भूखे गर्मी में इसके मारे हाँ, कुछ कहा नहीं, ना कुछ सुना गया। क्या हुआ, यहाँ भाषण हुआ था क्या? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सबका यहाँ स्वागत। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया 15 लोगों को, 15 उद्योगपतियों को दिया। अगर आप 15 उद्योगपतियों को 1,10,000 करोड़ दे सकते हो तो जो हमारा किसान है, जो दुखी है, जिसके ऊपर कर्ज है,
उसका भी आप कर्जा माफ कर सकते हो। हमारी यात्रा का लक्ष्य है कि हम नरेंद्र मोदी जी पे दबाव डालें और हमारी यात्रा की जो 3 मांगे हैं, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और किसान को अनाज के लिए, धान के लिए, गन्ने के लिए सही दाम दिया जाए, इन 3 मांगों के लिए हम नरेंद्र मोदी जी पे दबाव डालें। अगर वो नहीं करेंगे तो जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपी में आएगी या हिंदुस्तान में आएगी, हम कर्जा माफ करके आपको 10 दिन के अंदर दिखा देंगे। मोदी जी ने अलग अलग लोगों से वायदे किए। हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने का वायदा किया, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वायदा किया, किसान को सही दाम अनाज के लिए, दाल के लिए देने के लिए किया, मगर सबके सब वायदे खोखले निकले। नरेंद्र मोदी जी कभी अमेरिका जाते हैं, कभी चीन जाते हैं, कभी जापान जाते हैं। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी थोड़ा हिंदुस्तान के किसान का, थोड़ा हिंदुस्तान के गरीब का भी सुन ले। राहुल गांधी कम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से भी इनकी सभाएं छोटी हो रही हैं। एक सेकंड, राहुल जी नमस्ते, 2 मिनट बात कीजिए। ये जो यात्रा है आपकी, आज 30वां दिन हो गया। इसे हमने भी रोकने की कोशिश की, हम सामने भी आए, लेकिन हम रोक नहीं पाए उनको। ये मीडिया के लिए ट्रक का इंतजाम किया गया है ताकि कैमरे वाले और जो रिपोर्टर हैं वो काफिले के आगे चलें। रोड शो की प्रवृत्ति यही होती है कि 1 सेकंड के लिए आदमी रुकता है, लेकिन कई घंटों के लिए आदमी चलता है। तो हमारे साथ 2 सहयोगी हैं, उमा शंकर सिंह जो कांग्रेस को कवर करते हैं और नीरज गुप्ता जो पत्रकार बिरादरी से हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये भी हमारे सहयोगी हैं। लेकिन नीरज ने इस पूरी यात्रा को, इनकी 30 दिन की यात्रा को कवर किया है। और नीरज, हमने तो 30 दिन कवर नहीं किया है, लेकिन ये हमारा पहला दिन था और हम देखने आए थे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, आप बताइए कि हम ये समझते हैं कि राहुल गांधी के लिए ये जो रैली है सिर्फ राहुल गांधी के लिए भी है और उनकी कांग्रेस के लिए भी है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही देख करके? राहुल कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए रवीश, कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि यूपी के अंदर फिलहाल वोटर से ज्यादा वर्कर की जरूरत थी। हाँ। मात्र 2 लोकसभा की सीटें, 28 विधानसभा की सीटें। हाँ। तो इस 30 दिन की यात्रा में हाँ। मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर है, हाँ। उसके अंदर एक नई जान आई है। हाँ। जो कांग्रेस के पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, जो टिकट के लिए ट्राई कर रहे हैं, हाँ। वो पहले बिल्कुल उत्साह उनमें नजर नहीं आता था, लेकिन इस यात्रा के दौरान हाँ। जो भीड़ कम से कम रोड शो में बटोरी राहुल गांधी ने और अपनी हाँ। खाट सभा में, हाँ। उसके बाद उन्हें ये एहसास हुआ है कि वो भी चुनाव में हैं और चुनाव लड़ने के लिए कोशिशें वो कर रहे हैं। हाँ। तो ये इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है। पर नीरज जी, आपने जैसे कहा कि ये लोगों से ज्यादा कार्यकर्ताओं से जुड़ने की एक तरह से यात्रा आपको नजर आती है कि कार्यकर्ता इनका सड़क पर आ गया है। अभी हम और उमा देख रहे थे कि हम तो राहुल गांधी के सामने भी गए, लेकिन वो रुके नहीं। और बिल्कुल, खासकर जब आदमी विपक्ष में होता है तो कैमरे को देखकर रुकता है, फिर लंबी लंबी बातें करता है। हाँ, लेकिन ये सत्ता में भी थे तो इनकी हालत यही थी, क्योंकि अमेठी में हमने देखा 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम 30 बार हमने रोक के और माइक लगाया, लेकिन हाँ। ये नहीं बोले। तो ये तब बोलते हैं जब पहले से प्लान्ड होता है, हाँ। या पहले से इनको ब्रीफ होता है। स्पॉन्टेनियस टाइप के नेता नहीं है कि आपने रोक लिया तो इन्होंने कुछ बोल दिया हाँ। और खबर बन गई, या अपनी बात जो लेकर ये जनता के बीच जाना चाहते हैं। हाँ। मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है, ये आप जानते हैं हमसे ज्यादा बेहतर, लेकिन उसके इस्तेमाल की कहीं ना कहीं इनमें कमी नजर आती है। खासतौर पे जो एक परंपरागत मीडिया है उसके इस्तेमाल, सोशल मीडिया में तो बहुत पीछे ये हैं ही। पर नीरज, हमने देखा कि मेरठ से जहां से हमने शुरू की अपनी यात्रा कोई 30-40 सेकंड का भाषण दिया इन्होंने, यहाँ भी 1 मिनट का भाषण दिया। उमा शंकर सही कह रहे हैं कि मैं उनके सामने भी गया तो उसमें वो रुक कर बोल सकते थे, वो उन्हीं मुद्दों को या मोदी सरकार के खिलाफ या कांग्रेस के बारे में कुछ बोल सकते थे, नहीं बोले। क्या बाकी यात्राओं में भी ऐसा ही रहा था? देखिए रवीश, जहां तक मीडिया से बात करने की बात है तो इस पूरी यात्रा में बहुत ही सिलेक्टिव 4-5 मीडिया हाउसेज हैं जिनसे राहुल गांधी ने बात की। हम लोग भी, तमाम लोग इंतजार करते रहे। मैं 30 दिन से साथ चल रहा था, मैं भी लगातार इस बात की कोशिश कर रहा था, लेकिन उमा ने जैसा बताया कि राहुल गांधी की वो फितरत है नहीं। शायद स्पॉन्टेनियस सवाल झेलने की उनके अंदर अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है।
मीटिंग दर मीटिंग वो जो बोलते थे उसमें मैंने जरूर देखा कि उनका जो एक कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा सा बढ़ा। खाट सभाओं में उन्होंने 45-50 मिनट तक किसानों से बातें की। अच्छा, लंबी बातें की जी हैं। बिल्कुल, 45-50 मिनट तक बातें की, लेकिन वो सवाल जो किसान उनसे पूछते थे वो भी पहले से तय होते थे। लेकिन उन 50 मिनट लंबी सभाओं के दौरान वो एक इंटरेक्शन किसानों से राहुल गांधी ने किया, लेकिन जो रोड शोज थे, जो सड़क पर लोगों से मिलते हैं, स्पॉन्टेनियसली मिलते हैं, वहां ना ये मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं और ना ही लोगों के। जो आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया एक तरह से सड़क पर लाकर, पर मैं एक अंतर देखता हूं, जब मैं बीजेपी की रैलियां देखता हूं, और रवि आप देख सकते हैं कि कैमरा ऊपर जाकर देख सकते हैं, तो उसमें बड़े नौजवान कार्यकर्ता होते हैं। नेता भी अब ठीक ठाक नौजवान हैं बीजेपी के भीतर में, मंत्री वगैरह भी, तो बड़े जोशीले होते हैं, खूब नारेबाजी होती है। कांग्रेस में या तो ऐसा लगता है कि बहुत से, यहीं पे मैं देख रहा हूं, रवि के कैमरे से दिख जाएगा कि बहुत बच्चे हैं या फिर बहुत वृद्ध लोग हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आप जब राहुल गांधी जो कांग्रेस के वर्करों से मिलते हैं तो उनमें मैं कोट इन कोट कहूंगा कि इंदिरा गांधी के जमाने के लोग ज्यादा मिलते हैं, कि हम इंदिरा गांधी के जमाने से कांग्रेस में हैं। तो वो लोग जरूर कांग्रेस के साथ, लेकिन यंग क्राउड कम रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। और खास तौर पर कांग्रेस की जो कोशिशें थी, कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा उतारा शीला दीक्षित को, मुझे लगभग हर शहर में जब मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया, मैं कॉलेजेस में गया, मैं यूनिवर्सिटीज में गया लोगों से बात करने, उनका यही कहना था कि राहुल गांधी अगर अपनी युवा नेता की छवि को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं तो लेकिन सीएम 78 साल की शीला दीक्षित को बना दिया गया है। तो ये एक बड़ा विरोधाभास दिखता है कांग्रेस पार्टी की तमाम रणनीति के अंदर, चुनावी जैसे रणनीति मैंने के अंदर। उमा, अगर इसी बस में अगर मोदी जी होते तो रुकते, थोड़ा हाथ लहराते, भुजा बिल्कुल, वो मुट्ठी पूरा- बांधते और कुछ नारा लगा देते अपनी पार्टी का ही, है ना? पूरा मौका तो देते इन्होंने हैं अपनी कैमरे पार्टी को का भी, नारा नहीं लगाया। पूरा मौका देते हैं मोदी कैमरे को भी और लोगों को भी। बेशक वो भी बात ना करते हों, लेकिन एक कांटेक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। रविश, मेरा एक सवाल है नीरज से। नीरज, आपने 2012 में भी राहुल गांधी को देखा है यूपी में कैंपेन करते हुए, हालांकि उसके बावजूद सिर्फ 28 सीटें आई कांग्रेस की। उस बार में जो फर्क था वो ये कि हेलीकॉप्टर से वो आते थे, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, इस बार ये सड़क के रास्ते चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगता कि वो सड़क के रास्ते आए या हवा के रास्ते, क्योंकि लोगों से कांटेक्ट कर पाने में मुझे लगता है कि जो फौरी तौर पे जो नजर आता है वो अभी उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, बज बिल्कुल- क्रिएट नहीं हो पा रहा है मेरे पूछने का मतलब। अगर आप बस शब्द का इस्तेमाल करेंगे उमा, तो वो क्रिएट नहीं हुआ है। गोरखपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, कानपुर, इन शहरों में जहां भारी हुजूम रोड शो के अंदर नजर आ रहा था, मैं वहां जब उस हुजूम की उस सड़क से निकलकर बगल की सड़क पर जाता था तो वहां शहर अपनी गति से चल रहा होता था, उसे राहुल गांधी की शहर में मौजूदगी का कोई एहसास नजर नहीं आता था। लेकिन यहाँ एक चीज मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि इस यात्रा के साथ एक पैरेलल ड्राइव चल रहा है कांग्रेस का, किसानों से मांग पत्र भरवाने का। करीब 2 करोड़ मांग पत्र भरवाने का एक टारगेट है। और रवीश, दिलचस्प बात है, जब मैं गांवों में गया किसानों के बीच में, तो उस मांग पत्र को लेकर किसानों में एक दिलचस्पी है। वो वोट कांग्रेस को देंगे ये बात किसी ने धड़ल्ले से नहीं की, लेकिन वो मांग पत्र भरना चाहते हैं। उन्हें लगता है ये एक फॉर्म है जिससे आने वाले दिनों में कर्जा माफ होगा, और अगर हमने ये फॉर्म नहीं भरा तो हम उस सुविधा से महरूम रह जाएंगे। तो वो एक मांग पत्र को लेकर जिज्ञासा है जी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं आपको बताऊं, 2012 का जब गुजरात का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस ने लोगों को मकान देने का फॉर्म भरवाना शुरू किया। काफी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन लास्ट में मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि हम इतने लाख मकान दे देंगे और फिर वो जो फॉर्म भरवाने का जो सिलसिला था वो पूरे चर्चा से गायब हो गया। उमा, बिल्कुल, अभी देखिए वक्त है यूपी चुनाव में। कांग्रेस ने अपने 1 या 2 कार्ड खेले हैं। एक कार्ड जिसमें कि ये यात्रा है, अलग अलग जो पार्टी बेरर्स हैं यूपी के, उन्होंने एक यात्रा की। इसके अलावा ये यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। 3500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी इन्होंने तय कर ली है। लेकिन आने वाले वक्त में किस पार्टी के पास कौन सा कार्ड है, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी तो क्योंकि सत्ता में है तो विकास का जो कार्ड है अपना खेलने की कोशिश करी है। बीएसपी, जैसा कि हमने देखा कि दलितों को लेकर जो बात हुई, जिस तरह से उनकी गुजरात में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ या बाकी जगहों पे जो इंसिडेंट हुए, तो एक वक्त लगा कि बीएसपी का भी उभार धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन फिर अभी बीएसपी के मोर्चे पे एक खामोशी नजर आती है। कहने का मतलब यह है कि वक्त अभी लंबा है चुनाव में, और हर बदले हुए दिन के साथ हर राजनीतिक पार्टियां एक नई रणनीति के साथ सामने आती है। तो अगर कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए कुछ हासिल करने की कोशिश की है, तो बीजेपी जैसी पार्टी क्या काट लेकर आती है, ताकि अगर कोई असर हुआ है, अगर हुआ है तो उसको किस तरह से कमजोर करें, वो एक देखने वाली मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। उमा ने बात की कि कार्ड खेलना है पार्टियों को।
तो एक कार्ड रवीश, ये सर्जिकल स्ट्राइक है। पिछले 6 दिन के अंदर यूपी में सड़क पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदला है। लोग अब वहां पर सड़क पर इस सर्जिकल स्ट्राइक की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जिन इलाकों से गुजरे वहां पर भी उनकी खाट सभाओं में भी मैंने लोगों से बात की, तो उस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक बड़ा लोगों के अंदर जोश है और कि भाई वो मोदी ने तो एक दांव चल दिया। तो वो एक सर्जिकल स्ट्राइक है जिसने इस कांग्रेस की, इस राहुल की इस यात्रा से लोगों का ध्यान हटाया है और वो बीजेपी के पक्ष में एक कार्ड अभी खेला गया है। इस स्ट्राइक से तो फिर सपा और बसपा को भी जूझना पड़ेगा। जाहिर तौर पर जूझना पड़ेगा। जिस दिन ये खुलासा हुआ कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, मैं बुलंदशहर में था रवीश, लोग टीवी से इस तरह चिपके हुए थे जैसे भारत पाकिस्तान के मैच का 50वां ओवर चल रहा हो। एसपीजी के जवान, मैं उसी होटल में था जिसमें एसपीजी के जवान थे, अगली सुबह उन्हें राहुल गांधी के साथ जाना था और वो रात में समाचार टीवी न्यूज चैनल्स में चिपके हुए थे कि सर्जिकल स्ट्राइक का मूव क्या हुआ था। तो वो एक फिलहाल, कम से कम फिलहाल तो मैं ये कह सकता हूं कि उसने पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज किया है यूपी के अंदर। बाकी पार्टियों को उसके बारे में जाहिर तौर पर सोचना पड़ेगा। अब ये देखिए कि यह पुरानी इस तरह से कि लोग माला लेकर नजदीक चले आ रहे हैं, है ना। राहुल बस से नहीं निकल रहे हैं। राहुल बस से नहीं निकल रहे हैं। तो जो भी जितने भी लोग खड़े हैं, अगर आप उसे देखें तो बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। अगर इनमें से कुछ ही लोग कार्यकर्ता होंगे, कुछ लोग जिज्ञासा में हैं, कुछ लोग बस से लटक गए हैं इतने घंटे रहने के बाद भी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला है। पर अगर यही दूसरे दलों के नेता होते तो थोड़ा और ऊपर आते, बस में थोड़ा हाथ हिलाते और लोगों से बात करते, कम से कम एक पार्टी का नारा लगाते, जो भी जिस पार्टी का भी नारा होता है। जैसे मोदी जी वंदे मातरम कहते हैं, है ना, भारत माता की जय कहते हैं, तो उस तरह का कोई नारेबाजी कुछ नहीं। मैं बिल्कुल इसमें राहुल गांधी को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ये क्वालिटी डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रवीश, कई जगह पर राहुल गांधी ने वो कोशिशें की, भीड़ से किसी को बुलाकर जादू की झप्पी डाली, लेकिन वो जादू नजर नहीं आ रहा था। लोगों से नाम पूछकर उसके नाम लेकर बात की, लेकिन वो कनेक्ट नजर नहीं आ रहा था। तो राहुल गांधी की शख्सियत का ये एक लिमिटेशन है और इस पर एक नेता के तौर पर उन्हें ये दूर करने की जरूरत है और वो इस यात्रा में भी साफ नजर आ रहा है। बहुत सारे नेता भीड़ में नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे नेता लोगों के बीच नहीं जा पाते हैं, लेकिन फिर भी एक बात करने की बात होती है, ललकारने की, जोश भरने की बात होती है, वो नहीं है। मतलब ये सबसे बड़ी बात होती है कनेक्ट की। आप ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लोगों से जुड़ना है। नीरज ने बोला कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना है। उत्साही कार्यकर्ता इस तरह से मोटरसाइकिल के सहारे आपके साथ दिल्ली तक चलेंगे, लेकिन ये आपके वोट नहीं है। आप इनसे कनेक्ट कर लो तो ये आपके वोट को जगाएंगे। तो जो यात्रा का मकसद है कि लोगों से कनेक्ट करना, वो कम से कम इस यात्रा में मुझे नजर नहीं आ रहा। जहां हम जिस फेज में हम कवर कर रहे हैं, आप बस में बैठकर बस एक यात्रा कर रहे हैं, बस यात्रा कर रहे हैं, बस एक यात्रा कर रहे हैं। तो बस में यात्रा कर रहे हैं, बस एक यात्रा कर रहे हैं। मुझे तो ये बिना हेलमेट के तेज तर्रार युवाओं को देख के ही दिल धड़क जा रहा है। तो हम तो कमजोर दिल वाले आदमी हैं, लेकिन फिर भी युवाओं में कुछ असर हुआ क्या? नहीं रवीश, अगर एक वोट बैंक के तौर पर आप युवाओं की बात करते हैं तो वो कनेक्ट मैंने कम से कम राहुल गांधी से नहीं देखा। जो बहुत सारे ऐसे शहर थे, बनारस यूनिवर्सिटीज का शहर है, बहुत सारे युवा आपको मिलते हैं, इलाहाबाद, कानपुर, अलीगढ़। मैं जब वहां पर गया, मैंने युवाओं से बात की तो उनकी बहुत सारी शिकायतें थी राहुल गांधी को लेकर। पहली बात तो ये कि 10 साल केंद्र की सत्ता में रहे, तब क्यों नहीं याद आई किसानों की। सबसे बड़ी बात, शीला दीक्षित, आपने एक बुजुर्ग चेहरा सीएम के तौर पर उतार दिया है। कहीं कहीं पर प्रियंका गांधी को लेकर एक दिलचस्पी नजर आई, खास तौर पर महिलाओं में, कि प्रियंका गांधी को आखिर क्यों नहीं उतार देती है कांग्रेस, सिर्फ हाइप बनाती है और प्रियंका गांधी को लेकर नहीं आते हैं मैदान में। अभी तक प्रियंका गांधी आई नहीं। वही बात है कि क्या कांग्रेस की रणनीति है कि पहले राहुल के जरिए एक जो पानी का जो वाटर टेस्टिंग कहते हैं वो कर लें, उसके बाद लास्ट फेज में प्रियंका को एक औचक तौर पे लेकर आए, सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर लेकर आए। लेकिन प्रियंका के आने की भी इतनी बार बात कर चुके हैं इतने सारे लीडर कि वो सरप्राइज एलिमेंट भी खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी जो है वो कांग्रेस के लिए इस हिसाब से बहुत ही मुफीद राज्य था, क्योंकि वहां पे दो एंटी इनकम्बेंसी को वो हवा देके उसके खिलाफ वोट मांग सकती थी। समाजवादी पार्टी सरकार, उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, और मोदी सरकार जो सेंटर में, जिसके कि 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो सेंटर का भी एंटी इनकम्बेंसी अगर आज सरकार राज्य में काम आए तो उसका भी फायदा उठा सकती है। लेकिन उन दोनों मोर्चे पे कांग्रेस कुछ खास करती अभी तक मुझे यूपी में नजर नहीं आई है। पर नीरज, हमने ये भी देखा, हमने तो 2 ही भाषण सुना, वो काफी संक्षिप्त भाषण थे। एक भाषण लगा कि 30 सेकंड से ज्यादा का था,
और जो टीवी पे मैं सुनता आ रहा हूँ उसमें काफ़ी दोहराव है। एक ही बात है कि मोदी जी ने उद्योगपतियों को माफ़ कर दिया, किसानों को नहीं किया। और भी पहलू हो सकते हैं सरकार की नाकामी के, उसको उजागर करने की, नीतियों को लेकर लंबा बोल सकते हैं। रवीश, देखिए, अगर भाषण के दोहराव की बात करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि 30 दिन के अंदर जितने भी भाषण दिए गए उनका 90% हिस्सा सेम था। हाँ। सिर्फ कहीं कहीं पर जो बदलाव आया कि जैसे पूर्वांचल से निकलकर राहुल गांधी जब बुंदेलखंड में घुसे तो उन्होंने सूखे की बात करनी शुरू कर दी, या फिर वो पश्चिमी यूपी में आए तो चीनी मिलों की उन्होंने बात की। लेकिन 90% हिस्सा वही था, निशाने पर मोदी, और साइड लाइंस में वो मायावती और मुलायम को भी निशाने पर लेते थे। लेकिन उनके इस पूरी यात्रा के दौरान जो एक मेन टारगेट था, जिस पर उन्होंने सबसे पहले अपना हमला बोला और लगातार बोला, वो नरेंद्र मोदी ही थे। मुझे ये बात अच्छी लगती है कि नेता को अगर नेता बनना है तो उसके जनता के बीच जाके बनना चाहिए, ठीक है। तो वो जनता के बीच गए, 30 दिन तक गए, तो इसमें जरूर मैं उनको कुछ नंबर दूंगा, है ना, कि ठीक है, वो एक गंभीरता का पक्ष है कि चलिए आपके अंदर ये है कि आप सीखना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये दिख रहा है कि आप वहां जाके भी 30 दिन लगा के भी आप उसका फायदा नहीं उठा रहे। जब आप वही काम करने आ गए हैं तो आपको कम से कम उसका लाभ उठाना चाहिए था, जाना चाहिए था लोगों के बीच में, अपनी बातों को रखना चाहिए था। अब जैसे लोग यहाँ देखना भी चाहते हैं तो इस बस से क्या देखेंगे राहुल गांधी को, ये जो बस चल रही है। देखिए, वही बात है कि जो रोड शो राहुल गांधी ने अलग अलग शहरों में किए वो पहले से तयशुदा सड़कें थी। हाँ। वो पहले से तयशुदा वहाँ पर लोग थे, हाँ। वहाँ उनके पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन लोगों के बीच में इम्पोर्च्यू जाना, अचानक चले जाना और लोगों से कनेक्ट करना, वो राहुल गांधी ने इस पूरे टूर में नहीं किया है। लेकिन मैं अगर इसका एक सकारात्मक पहलू देखूं, पूरी अपनी रिपोर्टिंग के दौरान मैंने देखा कि इसके बावजूद राहुल गांधी की जो एक वीआईपी नेता की छवि है रवीश, वो कहीं ना कहीं लोगों को उससे थोड़ा सा वो टूटी है। लोगों को बड़ी सहानुभूति लोगों ने दिखाई। एक उस दिशा में राहुल गांधी का ये कदम है, लेकिन अभी इस कदम को मैं कामयाब होता नहीं देख रहा हूँ। लेकिन अगर पार्टी पहला 30 दिन लगाकर अगर ये छवि तोड़ पाए कि मैं वीआईपी नहीं हूँ, मुझ में कुछ बदलाव आ रहा है, तो सोचिए कि इन्हें और कितने दिनों की यात्राएं करनी पड़ेगी, कितने महीनों की यात्राएं करनी पड़ेगी। ये जो समर्थन मूल्य का करो हिसाब है ना, ये 2014 में बीजेपी का वादा था कि हम समर्थन मूल्य का 50% ज्यादा जोड़ के उसमें लाभ सहित देंगे। पर आपको लगता है कि ये मुद्दा किसानों पे इतना क्लिक करता है? देखिए, एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य की किसानों ने ज्यादा बात नहीं की। जब हम किसानों से मिलते थे, हाँ। कर्जा माफी, ये कर्जे का जो शब्द है, कर्जा जो शब्द है, ये किसानों को जरूर अट्रैक्ट करता था। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब, इन 3 लाइनों के अंदर कर्जा माफी वो एक लाइन है जो अंडरलाइन हो पाई, जो किसानों को थोड़ा अट्रैक्ट कर पाई। वो इन्होंने एस्टैब्लिश किया है ठीक से। पर नीरज, 30 दिन आपने कवर किया तो 30 दिन में बुलाकर चाय भी नहीं पी आपके साथ उन्होंने? मैं इसका इंतजार करता रहा। ये इंतजार करता रहा। मुझे लगता है कि मोदी भी अपनी सुविधा से पत्रकारों को बुलाते हैं चुन के। वो भी सवाल, कहा जाता है कि सवाल पहले से वहां भी तय होते हैं इंटरव्यू के। तो ये दोनों बड़े नेताओं की यही स्थिति है ना, पहले से तय है। लेकिन फिर भी मैं ये गेस कर सकता हूँ कि अगर आप नरेंद्र मोदी की किसी सभा को 30 दिन कवर कर रहे हैं तो एक चाय पीने का मौका मिल सकता है। चाय पीने का मौका मिल सकता है, मुस्कुराहटों का आदान प्रदान थोड़ा ज्यादा हो सकता है। हाँ, ज्यादा हो सकता है। यहाँ वो भी नहीं हुआ। अगर नीरज अपनी स्टोरी को ट्वीट करते हैं और 30 दिन तक इन्होंने मोदी को कवर किया होता तो हाँ। इनके ट्वीट को कम से कम उन्होंने रिट्वीट कर दिया होता। हाँ। यहाँ तो कांग्रेस रिट्वीट भी नहीं करती अपनी स्टोरी को। सोशल मीडिया पे तो सोशल मीडिया को आज भी बहुत गौण मानते हैं। हाँ। हालांकि बड़े बड़े नेता उनके आ गए हैं। हम यही कर रहे हैं कि अंतिम चरण में, बाकी 28-29 दिन तो हमने नहीं देखा कि राहुल गांधी की यात्रा कैसी थी, उसके बारे में पढ़ाई हमारे पत्रकार साथी लोग जो लगातार देख रहे हैं। तो 2 मकसद था ये आने का और ये देखने का कि क्या वो नेता बनने की प्रक्रिया में किस तरह से उनमें बदलाव आ रहा है। जब वो लोगों के बीच जा रहे हैं तो किस तरह से वो लोगों के बन रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाने में सफल हो रहे हैं। ये किसी भी नेता के लिए परेशानी की बात होनी चाहिए कि जब लोग उसे लेकर उत्सुक ना हों। जब ये स्थिति पहुंच जाए तो उस नेता को नींद नहीं आनी चाहिए। और जो सक्रिय नेता होता है वो ये नेता होता है जो सोने से पहले एक बार ये सोचकर सोता है कि जब सुबह उठेगा तो लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे होंगे, है कि नहीं, अखबारों में उसकी क्या चर्चा हो रही होगी। ये अब बदल गया है, अभी धारणाओं की लड़ाई है। अगर आप देखेंगे अभी यूपी का चुनाव जब शुरू होगा तो अरबों खरबों रुपए
जिनका कोई हिसाब नहीं है, वो सफेद धन के होंगे। वो जब धारणा बनाने का जब खेल होगा, तब एक मतदाता के तौर पे भी आपके दिमाग पे, नसों पे ना तनाव पड़ जाएगा कि आप किसके बारे में फैसला कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को बहुत मोर्चों पर अपनी सक्रियता बढ़ानी, बहुत मोर्चों पर अपनी सक्रियता। ये आपको कैमरा काफी हिल रहा होगा, क्योंकि राहुल गांधी उपलब्ध नहीं हुए, तो इसलिए उनकी बस यात्रा, पद यात्रा छोड़कर हम अपनी ट्रक यात्रा पे बात कर रहे हैं उमा और नीरज के साथ। एक और बात जो उन्होंने कही नीरज ने, कि कांग्रेस को अभी कई मोर्चों पर काम करना पड़ेगा। इस वक्त अगर आप हिंदुस्तान की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है, आप देखेंगे, और ये बात मैं गंभीरता और जिम्मेदारी से कहता हूं, कि इतना लचर और आउटडेटेड विपक्ष हमने कभी नहीं देखा। तब भी नहीं देखा जब राजीव गांधी के पास 400 से अधिक सीटें थी और बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी। तब भी लगता था कि उनसे कहीं ज्यादा विपक्ष है। तो वो एक जो बातें होती हैं राजनीतिक सक्रियता की, तो वो एक तरह से नीरज भी कह रहे हैं कि कई मोर्चों पर बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हम वो बात कर रहे हैं, पर क्या नीरज आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को उन्होंने खड़ा कर दिया, सड़क से, गांव के गली घरों से निकाल के सड़क पे ला दिया है, पर क्या पार्टी बदली है? क्या उन कस्बों में जब आप गए या जिलों में गए, वहां कांग्रेस का मुख्यालय देखा होगा, क्या राहुल गांधी वहां जाते थे? अभी अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का मुख्यालय हर देश के हर जिले में होगा, है ना? तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी अध्यक्ष के नाते अमित शाह ये सोच रहे हैं कि हमारी पार्टी की एक मंजिल होनी चाहिए, हाँ, वो तय मंजिल होनी चाहिए। भले वो पता हो कि अब इस गली में, इस सड़क पर बीजेपी का जिला मुख्यालय बन गया है और जरूर हाईटेक वगैरह होगा। तो आपने कांग्रेस के जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताइए, वो किस स्थिति में है? देखिए रवीश, वही जो इस यात्रा का हम एक बुनियादी मकसद मान रहे हैं कि ये बदलाव की शुरुआत है। हाँ। उस ढांचे में भी बहुत जबरदस्त बदलाव की जो मठाधीश कांग्रेस पार्टी के पुराने जमाने के थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो अपने वोटर तक जाने की कोई जद्दोजहद नहीं करते, ये मानकर चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ना एक दिन सत्ता में आ ही जाएगी। जो एक छवि बनी हुई है कि हम सबसे पुरानी पार्टी हैं, एक ना एक दिन हमें आना ही है। 27 साल से इस बात का इंतजार यूपी में हो ही रहा है। लेकिन अभी इस पूरी यात्रा का जो प्लानिंग था और एक हद तक इम्प्लीमेंटेशन भी जो था, वो प्रशांत किशोर की टीम आईपैक के लोग कर रहे थे। हाँ। रवीश, वो एक बहुत ही, तो आईपैक तो कांग्रेस नहीं हो सकती है ना? नहीं, आईपैक कांग्रेस जाहिर तौर पर, वो मैं तो नहीं कह आईपैक रहा हूं। पता नहीं कल कौन सी पार्टी का चुनाव प्रबंधन कर रही हो। एग्जैक्टली, अच्छा होगा कि अगर कांग्रेस के वर्कर उस आईपैक की टीम के साथ अपने इस जुड़ाव से कुछ सबक ले लें। हाँ, क्योंकि- सीख ले। जी बिल्कुल। एक मोटी सी बात इसमें रवीश ये है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस जो है, उसके तमाम जितने बड़े नेता हैं, उनका अपना एक खेमा था। प्रशांत किशोर के आने के बाद और रणनीति बनाने के बाद एक बात ये हुई कि वो नेता यूपी के जो लगते थे, जिनको लगता था कि मैं हूं तो यूपी में कांग्रेस है, जितनी भी है बची हुई, वो धारणा, वो भ्रम उनका टूटा। और जब टीम राहुल, प्रशांत किशोर को लेकर टीम राहुल आई, तो उसके बाद नेताओं को मजबूरी में एकजुट होना पड़ा। तो आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं कि तमाम नेता एक बस में सवार हैं, ये उस रणनीति की वजह से संभव हो पाया है। नहीं तो ये भी होता था जब तक राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष का जो चयन नहीं हुआ था, ऐलान नहीं हुआ था, तो हर कोई अपने अपने लामबंदी में लगा होता था, और ये गलत भी नहीं है, हर कोई करता है। क्या हम देख रहे हैं कि इन यात्राओं के जरिए राहुल गांधी बस में जो बाहर से जो दिखाई दे रही है, अपने नेताओं से बात कर रहे हैं, हर कोई करता है बस में अगर हैं तो अपने करीब के नेताओं से। पर नीरज, एक बीजेपी का कोई कार्यकर्ता मिलता है, तो अगर बीजेपी के 10 कार्यकर्ता से मिलेंगे तो संभावना है कि उसके 4 ऐसे कार्यकर्ता तो जरूर मिलेंगे जो पार्टी की विचारधारा से लैस होता है। क्या कांग्रेस में ये बात आपको नजर आई? उन लगता है कि कांग्रेसी किसी विचारधारा से लैस है? ये तो कांग्रेस पार्टी का नेचर है। हाँ। कांग्रेस कोई किसी तरह की कोई एक खास विचारधारा को लेकर कोई कार्यकर्ता आपको नजर आए, ये तो बड़ी सुविधा कांग्रेस पार्टी के लोगों के पास है कि हाँ। हम तो बड़ी दरिया दिल और एक बड़ी खुले विचारों की पार्टी है, इसलिए हर विचार हमारा अपना विचार है। अपना कोई विचार नहीं, अपना खुले कोई विचार है। खुले विचार है। ये धारणा पार्टी में बड़ी है कि देखिए, उनका मानना होता है कि सत्ता जो है उलट पलट की रोटी है। ये हम गाजियाबाद में प्रवेश कर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े गुलदस्ते राहुल गांधी को दिए जा रहे हैं। ऐसा सेमिनारों में होता है और लोग रोकना चाहते हैं, लोग उन्हें बहुत सारी चीजें देना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं, लेकिन किसी को कोई मौका नहीं मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि समय कम हो, लेकिन ये एक नेता को सोचना चाहिए। मैं यही बार बार सोच रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी प्रबंधन या तौर तरीकों का, या जिस तरह से हाल फिलहाल के दिनों में उदाहरण पेश किया है,
अगर इसी बस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो मीडिया की बस में उनके सारे मंत्री होते, चाहे जितने भी बड़े मंत्री हो, और इसी ट्रक का हैंडल पकड़कर इंटरव्यू दे रहे होते। क्यों नीरज? बिल्कुल। हालांकि कांग्रेस के पास एक दलील है, जब ये यात्रा चल रही थी तो इसकी एक पैरेलल यात्रा चल रही थी 27 साल यूपी बिहार, जिसे शीला दीक्षित लीड कर रही थी और राज बब्बर भी उस यात्रा का एक मुख्य चेहरा थे। लेकिन कोई और भी इतनी बड़ी पार्टी है देश भर में, उनका कोई प्रादेशिक स्तर का बड़ा नेता हो सकता था इन बसों मैंने पहले बताया कि जो बहुत सारे युवा नेता आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, प्रमोद तिवारी कुछ दिन नजर आए हैं हमें, सांसद हैं, लेकिन ये लोग भी लगातार न सिर्फ जहनी तौर पे और शारीरिक तौर पे ये नजर नहीं आए यात्रा के साथ। कैंपेन कमेटी के चीफ संजय सिंह बस में बैठे हैं, हमने इशारा किया, नीचे उतर के नहीं आए। कैंपेन कमेटी के चीफ हैं, कैंपेन की जिम्मेदारी उन पे, रणनीति बनाने की। ये नहीं कि हमसे क्यों नहीं बात करें, नीरज से अगर बात किया हो तो आप बताइए। ठीक है। भाइयों और बहनों, आप यहाँ आए, बहुत आभारी हूँ। 2-3 चीज आपसे कहना चाहता हूँ। पिछले 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया 15 लोगों का माफ किया है। किसान त्रस्त है, बेरोजगार युवा दुखी है, मजदूर दुखी है, छोटा दुकानदार दुखी है, और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों का काम कर रहे हैं। आपका नाम? दिल्लो जी, आपका बैंक अकाउंट है? कौन से बैंक में? पीएनबी में 15 लाख रुपए मिले मोदी जी के? मिले नहीं मिले? तुम अब सब यहां आए, मोदी जी पे आपने दबाव डाला, आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, और किसान को सही दाम पे अनाज गन्ना बेचने को मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। ये शहर का इलाका है, लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने एक हल्का सा परिचय दिया कि वो कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के बीच में, लेकिन जहाँ वो किसानों की बात कर रहे थे वो जगह किसानों की तो है नहीं, वो जगह शहरी लोगों की है, और शहरी लोगों के बीच वो किसानों की बात कर रहे हैं कि आपका कर्जा माफ नहीं हुआ है। और फिर से ये काफिला उसी तरह से दौड़ने चलने लगा है, लेकिन ये एक थोड़ा सा बोल के ये दिखाने का कोशिश की कि आपका बैंक अकाउंट है, 15 लाख आया कि नहीं आया। ये इंटरेक्शन तो लगातार कर रहे हैं वो, ये लगातार कर रहे हैं, नाम लेकर वो इस अंदाज में बात करते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मैं आपसे 1-to-1 बात कर रहा हूँ। लेकिन रवि, जैसा कम से कम मैंने वो महसूस किया कि एक कॉस्मेटिक जो बात नहीं हो रही है ना, बात की जा रही है लेकिन बात बन नहीं पा रही है ना। 2.5 साल हो गए ये बात कहते कहते, और 2.5 साल हो गए। उस बीच में अमित शाह ये भी कह गए कि तो जुमला था। तो पब्लिक मेमोरी बहुत, और ये 15 लाख वाली बात अब लगता है कि धीरे धीरे घिसने भी लगी है। मतलब लोगों ने सुन लिया, समझ लिया, उसको नोट कर लिया अपने डायरी में कि 15 लाख है। लेकिन अगर चतुर नेता होते तो देखते कि ये शहरी लोग हैं तो शहर की समस्याओं पे ही कुछ बात कर लेते उनसे। आपको बताया कि 90% हिस्सा भाषण का तो इन लोगों के पास लौट कर कुछ कहने के लिए नहीं है गली में कि हाँ भाई आपने भाषण सुना तो क्या कहा। ये है कि अब शहरी इलाकों में भी वो समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसको समझा नहीं रहे हैं कि समर्थन मूल्य क्या है, उसका वादा किसने किया था। स्वामीनाथन कमेटी की एक रिपोर्ट थी, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर 100 रुपया आप लगाते हैं, आपका खेती में लगता है, तो हम 50 रुपया जोड़ के यानी 150 रुपया गारंटी से देंगे, है ना। तो अब उसके बाद बताते कि इसके बाद क्या सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई वृद्धि की तो कितनी की, वो उसके अनुरूप है या नहीं है। तो फिर लोगों में इस मुद्दे के प्रति समझ भी बनती है। हालांकि रवीश, जहां लंबी बैठकें की हैं राहुल गांधी ने, जहां खाट सभाओं में 40-50 मिनट लोगों से बात की है, वहां स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की है, उन्होंने समझाने की कोशिश की है। लेकिन एक मौके के मुताबिक बात बदलने की जो बात होती है, जैसे मिर्जापुर के बहुत नक्सली इलाके में, बेहद पिछड़े आदिवासी इलाके में, जब वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 15 बिजनेसमैन के साथ अमेरिका जाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं और ओबामा के साथ खिंचवाते हैं, तो उस बात का कोई भी हिस्सा पब्लिक को समझ में नहीं आता है। ना उन्हें बिजनेसमैन के बारे में पता है, ना सेल्फी के बारे में पता है। इसी तरह से जब वो आप गाजियाबाद जैसे शहर में आने के बाद ये कहते हैं कि समर्थन मूल्य का हिसाब करो, तो यहाँ शहरी वोटर को समर्थन मूल्य समझ में नहीं आता है। तो वो फिर बोल रहे हैं
फिर बोल रहे हैं। वही लाइन है। सोहेल जी, 15 लाख रुपए मिला तुम्हें? आपका नाम क्या है? दलीप सिंह जी, आपको मिला 15 लाख रुपया? आपका नाम क्या है? रमन कुमार जी, आपको रोजगार दिया मोदी जी ने? रोजगार दिया? ये है कि अब आखिरी चरण में थोड़ा लोगों से हाथ वाथ मिला रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे हालांकि एक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हमारे साथ चल रहे हैं, जो एआईसीसी के सदस्य भी हैं, उनका कहना है कि आप आखिरी चरण को देख रहे हैं जिसमें सब कुछ जल्दी जल्दी में समेटा जा रहा है, तो यहाँ पर वो बात आप महसूस नहीं कर पाएंगे जो मैं देखना चाहता था। हो सकता है कि उनकी बात सही हो, इसलिए इस यात्रा को 30 दिनों से कवर कर रहे नीरज के जरिए भी हमने बात करने का प्रयास किया कि एक बातचीत की जाए जिससे आपको पता चले कि एक नेता जो लोगों के बीच गया है वो किस तरह की जिज्ञासा या उत्सुकता पैदा कर पा रहा है। क्या कोई वैकल्पिक राजनीति इस वक्त जब राजनीति बिल्कुल एकमुखी हो गई है उसमें कोई चुनौती देते हुए लग रहे हैं? ये अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही लगता है कि जब 80 के दशक में वेस्ट इंडीज़ की टीम होती थी और उसके सामने जिम्बाब्वे की टीम आ जाती थी खेलने के लिए, तो लगता था कि वेस्ट इंडीज़ वाले तो 2 ही ओवर के बाद मैच खत्म कर देंगे, वैसा लग रहा है। हालांकि भारतीय राजनीति में कभी भी किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े नेताओं ने वापसी की है, पर यह एक अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी तमाम कमियों के बाद भी, राहुल गांधी ने वो मैं कहना भी चाहता हूं कि तमाम कमियों के बाद भी राहुल गांधी ने ये चुनौती स्वीकार की। ठीक है, मैं 30 दिन लोगों के बीच जाऊंगा, ठीक है, मुझे कहा जाता है कि मैं लोगों से संपर्क नहीं कर पाता हूं, मैं लोगों के बीच जाता हूं, मैं लोगों के बीच बात करता हूं, तो कहीं वो खुलकर बात कर रहे हैं, कहीं वो सीमित रूप से बात कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। आप यूपी मीडिया के इंचार्ज हैं? तो जो भी हैं लेकिन कांग्रेसी हैं, लेकिन आपने धक्का मुक्की नहीं की। हम काफी आलोचनात्मक समीक्षा कर रहे थे। जब कैमरा बंद था तो बताने लगे कि राहुल जी एसपीजी की वजह से बहुत जगह नहीं जा पाते हैं, लेकिन फिर भी घेरा तोड़ के लोगों से मिल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं लोगों से हाथ मिलाने का, लोगों के बीच जाने का। तो इनकी बात मैं रखता हूं, लेकिन इनको जब मैंने मौका दिया तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पार्टी में बड़े नेता ही बोलते हैं, वही बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। तो इनकी ऑफ रिकॉर्ड बातों को मैं ऑन रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। आप खुश? और एक बात जोड़ना चाहूंगा रवीश कि ये कांग्रेस के मंच से खड़े होके, कांग्रेस की गाड़ी में खड़े होके हमने जितनी आलोचना कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की है, वो इस पार्टी की एक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आप दूसरी पार्टी में जाकर देख लीजिए। पार्टी में तो पीट गए होते हैं, है ना? दूसरी पार्टी में पीट गए होते हैं, पर यहाँ देखकर काफी झंडे नए और बड़े बड़े निकल आए हैं। ऐसे झंडे नए कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के झंडे हैं। देखिए, आप दिल्ली के नजदीक आ गए हैं तो जाहिर तौर पर काफी ताकत कांग्रेस पार्टी ने अपनी इस आखिरी फेज के लिए लगाई होगी, तो मैं ये कह सकता हूं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये इस तरह की भीड़ हमें रोड शोज के दौरान भी रवीश देखने को मिली थी, लेकिन एक बज़ क्रिएट जो होता है, जो शहर के अंदर चर्चा होती है, वो इस यात्रा में देखने को नहीं मिली। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर ये कैमरे के लिहाज से बड़ा आकर्षक नज़ारा नजर आ रहा होगा, लेकिन गाजियाबाद शहर के बाकी हिस्सों में राहुल गांधी की प्रेजेंस, मौजूदगी महसूस की जा रही होगी, इस बारे में हम दावे से नहीं कह सकते हैं। तो हमने यही बात की कि क्या कांग्रेस जिंदा हो सकती है अगर कांग्रेस में इस तरह के जुझारू नेता हैं जो बिना हेलमेट के भी, कानून तोड़ते हुए भी एक तरह से अपने लोगों को लीड कर सकते हैं, तो कोई किसी भी पार्टी को मृत नहीं समझना चाहिए, वो खड़ी हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको मेरठ से दिल्ली तक की राहुल गांधी की यात्रा की एक झलक दिखाई, बातचीत की नीरज गुप्ता के साथ और उमा शंकर सिंह के साथ। हमारे कैमरा सहयोगी एन रवि को आज बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो ऊपर नीचे हिल भी रहा होगा, लेकिन फिर भी वो शूट करते रहे। तो एन रवि से माफी मांगते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।